नारद संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले इतवार हम लोग बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि मेरे पास बहुत से प्रश्न आए हैं और बहुत लोगों ने पूछा है कि जो ज्योतिष में हम जन्म पत्री मिलाते हैं शादी के टाइम, उसका क्या मतलब है, उसकी क्या वैलिडिटी है और उसको कहाँ तक वो सही है। और कई दोस्तों ने कहा कि आपको ताज्जुब होगा कि जब हम लोगों ने अपने बच्चों की शादी की थी तो ज्योतिष ने बताया था कि 36 गुण होते हैं, टोटल 36 में से 36 गुण मिल रहे थे और हम लोग बहुत खुश थे कि इतना अच्छा मैच जो ज्योतिष ने बताया था कि शायद इतना अच्छा मैच आपको नहीं मिलेगा। और हुआ क्या, 1 महीने के अंदर जो है वो डाइवोर्स हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि हमने गए थे ज्योतिष के पास, ज्योतिष ने बहुत मना किया था कि गण नहीं मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, आप शादी मत करिए और शादी करने के बहुत अनर्थ हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। हमारे जो बच्चों की शादी हुई थी बहुत अच्छी चल रही है और किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। इसका अर्थ क्या है? क्या ज्योतिष लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं ज्योतिष हॉरोस्कोप मैचिंग के नाम पर? दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा इसका जवाब देकर, क्योंकि ये शंका हर व्यक्ति के मन में आती है। मेरे भी मन में थी जब मैं ज्योतिष को नहीं जानता था, क्योंकि मैं भी एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और ज्योतिष के मामले में मुझे बिल्कुल ना तो एबीसी आती थी, ना ही मुझे कभी विश्वास भी था। लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब जाना और काफी गहन अध्ययन किया, जब मुझे पता लगा कि ये तो बहुत अच्छा एक ज्ञान है। एनीवे, हम लोग ये इसकी चर्चा कर रहे हैं हॉरोस्कोप मैचिंग की। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अभी कुछ वर्ष पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक गर्ल्स कॉलेज में एक सर्वे किया गया और सर्वे में कहा गया कि पूछा गया लड़कियों से कि स्टूडेंट से कि आप क्या शादी करने से पहले हॉरोस्कोप मैच करना पसंद करेंगी। और आपको ताज्जुब होगा कि क्या जवाब मिला। और मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की और एक गर्ल्स कॉलेज की। और जवाब में ये पाया गया कि 90% छात्राओं ने कहा कि बिना हॉरोस्कोप मैचिंग किए वो शादी नहीं करेंगी। तो जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है, अवेयरनेस है हमारे अंदर और हर किसी को पता है कि ज्योतिष में कुछ होता है हॉरोस्कोप मैच करना। और मैं आपको बता दूं सभी को कि बहुत लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं और किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति चाहता है कि शादी से पहले जो है, बच्चों का जो शादी हो उससे पहले हॉरोस्कोप मैच किया जाए। लेकिन हॉरोस्कोप मैच क्या है? हमारा बहुत एक दुर्भाग्य कहूंगा मैं, या कहूंगा कि एक बहुत ही एक गलत हमको सिखाया गया है कि हॉरोस्कोप मैच का मतलब ये होता है कि आप ज्योतिष के पास जाइए और ज्योतिष को आपकी जन्म राशि दोनों की पता है, लड़के लड़की की, और वो पंचांग में से देख लेता है कि 36 गण में से कितने गुण मिल रहे हैं और आपको बता देता है कि 18 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं। और उस बेसिस पर हम शादी का निर्णय ले लेते हैं। और ये जो चीज है, मैं पढ़े लिखे लोगों की भी बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छे स्तर वालों की भी बात कर रहा हूँ कि हम लोग इसी बात पर निर्णय लेते हैं। और 95% लोग भारत में ऐसे ही ज्योतिषियों के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक धारणा बनी हुई है कि ज्योतिष कौन है। ज्योतिष, शायद हम यही समझते हैं कि एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी एक ज्योतिष है और उसके पास एक पंचांग होता है और पंचांग को देखकर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी आपको बता देगा कि कितने गुण मिल रहे हैं। उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है जाने की जो है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं अवेलेबल जो है, और बहुत से लोग चाहते भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर में दोनों का, लड़के लड़की का डिटेल उसमें फीड किया और अपने आप आ जाता है कितने गन मिल रहे हैं। और लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे 25 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा मैच है। मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड के अंदर कि जो हॉरोस्कोप मैचिंग है वो गन मिलान है। हॉरोस्कोप मैचिंग
ज्योतिष के आप कोई भी ग्रंथ को पढ़िए, किसी ने नहीं कहा कि हॉरोस्कोप मैचिंग इज ओनली गन मिलान। इट्स मच मोर देन दैट एक्चुअली। बहुत एक मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक कठिन एक ये चीज है कि जब हम हॉरोस्कोप मैच की बात कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं है। बहुत एक एनालिसिस की जरूरत होती है, बहुत समय लगता है उसके लिए जो है। और गन मिलान किसी ज्योतिष ग्रंथ ने नहीं कहा कि ये हॉरोस्कोप मैचिंग है। हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए जो ज्योतिष ग्रंथ हैं उन्होंने बहुत एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताया आपको, और बहुत अच्छा भी है। और बट क्वेश्चन ये है कि उस प्रोसीजर को हम अडॉप्ट कितना करते हैं। कोई नहीं करता। मैंने कहा कि 95% लोग सिर्फ गन मिलान के बेसिस पर शादी का निर्णय ले लेते हैं। और इतने लोग आते हैं हम लोगों के पास कि आजकल जो समस्याएं हैं शादी की, बहुत विकट समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और लड़के लड़की शादी होने के बाद बहुत परेशान होते हैं, माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते क्योंकि हमने तो सोचा हुआ है कि हमें उसी के पास जाना है और गन मिलान के बेसिस पर शादी का निर्णय लेना है। और जैसा मैंने कहा कि जो जितने भी ग्रंथ हैं हमारे ज्योतिष ग्रंथ, उसमें बहुत एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताया है कि हम हॉरोस्कोप मैचिंग कैसे करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस आए और आप लोग भी सब ध्यान रखें इस बात का कि हॉरोस्कोप मैचिंग का अर्थ ज्योतिष में क्या है। सबसे पहले कहा गया जितने भी ग्रंथ हैं कि आप दोनों की लॉन्गेविटी को देखिए पहले। जब भी कोई हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए आपके पास आता है तो आपको लड़के लड़की की जन्म पत्री से दोनों की एज के बारे में एक आइडिया लगाना है। और ज्योतिष में एज को हमने जो लॉन्गेविटी को है उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक बालरिष्ट होता है जो कि बहुत एक जल्दी एज में किसी की डेथ हो जाती है। एक अल्प आयु होता है, मतलब जैसे 30-35 साल की एज में डेथ का हो जाना। एक मध्य आयु होता है जो 50 से 60 वर्ष की आयु में डेथ हो जाना। और एक पूर्ण आयु होता है जो हम कह सकते हैं कि 70+ की उम्र में डेथ का होना जो है। तो आप कहेंगे कि एज का क्या मतलब, लॉन्गेविटी का क्या मतलब। लॉन्गेविटी का अर्थ यह है कि हमें ये लगाना है कि दोनों की एज में, दोनों की लॉन्गेविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक की डेथ बहुत जल्दी हो जाए और दूसरे को बहुत समय तक अकेला रहना पड़े, एज ए विडो और विडोवर। तो ये कहा कि ये बहुत गलत बात हो जाएगी कि अगर एक के बिना दूसरे को बहुत लंबे टाइम तक रहना पड़े। और कहा कि सबसे पहले आप जो भी हॉरोस्कोप मैच करने के लिए आता है आपके पास, आप दोनों की जन्म पत्री को डिटेल्ड में एनालिसिस करिए। और डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद यू जस्ट हैव सम आइडिया अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ बोथ। और दोनों की जब लॉन्गेविटी का आइडिया लग जाता है और ये पता लग जाता है कि दोनों की एज में, दोनों की लॉन्गेविटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तब हम आगे बढ़ते हैं। और लॉन्गेविटी निर्णय करने के लिए भी ज्योतिष में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। और आप देखते भी होंगे कि जब कोई भी व्यक्ति कोई पुराना हॉरोस्कोप लेकर आता है आपके पास, तो उसमें लिखा होता है कि आपकी आयु 70 साल 6 महीने है, या 75 साल 8 महीने है, या 50 साल इतने महीने हैं। तो आप सोचते हैं कि इसने कैसे लिख दिया, इसको कैसे पता कि इस व्यक्ति की आयु इतनी होगी। तो हमारा जो एक अष्टक वर्ग है ज्योतिष में, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। और उन फॉर्मूले की मदद से हम एक काफी एक अच्छा असेसमेंट कर लेते हैं अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ ए पर्सन। और वही उसी बेसिस पर आप देखते हैं कि जो भी पुराने हॉरोस्कोप है उसमें लिखा होता है कि आपकी लॉन्गेविटी इतनी है। और इसके अलावा भी जब हम लॉन्गेविटी का एक रफ आइडिया लेते हैं तो उसके लिए भी हम 3 चीजें देखते हैं। एक लग्न देखते हैं, फर्स्ट हाउस जिसको हम बोलते हैं। एक चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं, और एक 8th हाउस जिसको कि लॉन्गेविटी का हाउस कहा, उसकी वो हम पोजीशन देखते हैं। तो किसी भी हॉरोस्कोप में देखकर अगर आप अष्टक वर्गा के फॉर्मूले का भी इस्तेमाल ना करें तो एटलीस्ट यू हैव सम रफ असेसमेंट अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ ए पर्सन। तो सबसे पहले यही कहा कि ज्योतिष में कि जब भी हॉरोस्कोप मैच करने के लिए आता है कोई आपके पास, तो आप दोनों की, लड़के लड़की की लॉन्गेविटी के बारे में एक असेसमेंट करिए। और पर्पज जैसे मैंने कहा कि यही था कि दोनों की उम्र में, लड़के लड़की की उम्र में या
लॉन्गेविटी में या एज जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक की डेथ हो जाए बहुत जल्दी और दूसरे को बहुत समय तक अकेला रहना पड़े। उसको ठीक नहीं माना गया मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एक व्यक्ति एज ए विडो या विडोवर लंबे टाइम के लिए रहता है तो वो एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ठीक नहीं माना गया। तो जब हम एक लॉन्गेविटी का असेसमेंट कर लेते हैं लड़के लड़की का, फिर उसके बाद कहा गया कि आप दोनों की मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को एग्जामिन करिए। और जैसा हम लोग करते भी हैं कि दोनों व्यक्ति लड़के और लड़की मानसिक तौर पर, मानसिक स्तर पर एक दूसरे की बराबरी में है या नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अगर मेंटल लेवल दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो साथ नहीं रह सकते, कोई कंपेटेबिलिटी नहीं होगी, शादी में सक्सेस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये कहा कि आप उसके बाद लॉन्गेविटी जानने के बाद दोनों की मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को एग्जामिन करिए। और दोनों की मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी तरीके हैं ज्योतिष में, डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन जो खास चीज़ें हम देखते हैं वो लग्न की पोजीशन देखते हैं, चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं, छठा घर जो बीमारियों का होता है उसको हम देखते हैं, एट्थ हाउस हमारा क्रॉनिक डिसीज है या हमारा करेक्टर वगैरह है उसको भी हम देखते हैं। और इनको देखने के बाद हमें ये आइडिया लगता है कि दोनों का जो मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। क्योंकि अगर दोनों में अंतर हुआ तो दो व्यक्ति कभी भी इकट्ठा अच्छी तरह से नहीं रह सकते। तो सेकंड चीज़ बताई गई कि आप जो है लड़के लड़की का मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को एग्जामिन करिए। उसके बाद कहा कि आप देखिए दोनों की जन्म पत्री में कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं है जो ये बताते हैं कि इन दोनों को साथ नहीं रहना है। मतलब हॉरोस्कोप में कोई ऐसे इंडिकेशन तो नहीं है कि विच इंडिकेट सेपरेशन और डाइवोर्स या डेथ। और ये बहुत हम आसानी से पता लगा सकते हैं जन्म पत्री के द्वारा कि कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं है हॉरोस्कोप में जो कि सेपरेशन और डाइवोर्स को इंडिकेट करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सब कुछ ठीक है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, कंपेटेबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन जन्मपत्री बताती है कि नहीं रहना है, सेपरेशन डाइवोर्स होना ही है, तो फिर भी कोई फायदा नहीं। तो अगर किसी की भी जन्मपत्री लड़के या लड़की की ये दर्शाती है कि इनका सेपरेशन डाइवोर्स होना है मैरिज में, तभी भी हॉरोस्कोप मैचिंग सही नहीं माना जाएगा, फिर वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे उससे जो है। तो ये कहा कि जब हम लॉन्गेविटी को एग्जामिन करते हैं, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद यू सी कि वेदर देयर आर एनी फैक्टर्स व्हिच इंडिकेट सेपरेशन और डाइवोर्स। और ये देखने का तरीका आसान है। और हम बेसिकली जो हमारा 8वां भाव होता है जन्म पत्री में उसको हम मांगल्य स्थान कहते हैं। मांगल्य का अर्थ होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है। और वो ही इंडिकेट करता है कि सेपरेशन डाइवोर्स होना है या नहीं है। जब भी आप देखेंगे कि 8वें भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, या हम कहें कि शनि मंगल राहु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो शादी नहीं चलती। वो इंडिकेट करता है कि शादी के बाद सेपरेशन या डाइवोर्स होना है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि ज्योतिष में कहा कि कारक भाव का नाश करता है। तो शादी का कारक लड़कियों के केस में गुरु होता है और लड़कों के केस में शुक्र होता है। और क्योंकि शादी में सेक्स भी इन्वॉल्व होता है, तो सेक्स का कारक लड़कों के केस में शुक्र है और लड़कियों के केस में मंगल है। तो जैसा मैंने कहा कि एक सिद्धांत है ज्योतिष में कि कारक भाव का नाश करता है, और जो सिद्धांत है कारक भाव का नाश करता है वो पूरी तरह से शादी के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी लड़की के हॉरोस्कोप में गुरु अगर 7वें भाव अर्थात विवाह के भाव पर स्थित है तो शादी में बहुत बाधाएं आती हैं। इसी तरह से अगर किसी लड़के के जन्म पत्री में 7वें भाव में शुक्र स्थित है तो वो भी शादी में काफी परेशानियां
क्रिएट करता है, क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि ज्योतिष में जो भी चीजें हैं उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका हम रीजन भी बता सकते हैं। गुरु है, गुरु इज लाइक ए गॉड एक्चुअली। और गुरु के पास हम जाते हैं कि गुरु जी से हम कोई मटेरियल गेन नहीं मांगते। हम नहीं कहते गुरु से कि हमें पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो। हम क्या कहते हैं गुरु से? गुरु से हम कहते हैं कि गुरु जी वी नीड योर ब्लेसिंग, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आशीर्वाद अपना हमारे ऊपर आप बनाए रखिए, वही हमें चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। और सातवां घर भोग स्थान का है, शादी का घर है, भोग स्थान का घर है। और गुरु को अगर आप भोग स्थान में बैठा देंगे तो आप सोच सकते हैं कि गुरु की क्या हालत होगी। Guru will feel most uncomfortable in that position. And Jupiter is such an important planet because this is a planet, I told you that it's a blessing of God actually. The planet which indicate prosperity in the life. तो उस planet को अगर हमने भोग के स्थान में अगर बैठा दिया तो नेचुरली जुपिटर फील्स मोस्ट अनकंफर्टेबल, कहता है कि निकालो मुझे, मैं कहाँ फंसा दिया मुझे तुमने जो है, और शादी को खराब करता है फिर। और वैसे भी गुरु जैसे ग्रह की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है हमारे लिए, उसकी स्थान सातवें स्थान में उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। ऐसे ही जब शुक्र है, शुक्र एक भोग का ही ग्रह है और भोग के स्थान में बैठा दिया तो उल्टा हो गया यहाँ पर। जहाँ पर जुपिटर को परेशानी हो रही थी, शुक्र को बहुत अच्छा लग रहा है, भोग का प्लैनेट है, भोग के स्थान में है। तो हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर या भोगों की अधिकता, आदमी जो है भोगों में लिप्त रहता है उस टाइम जो है, एंड ही डजंट गेट सेटिस्फाइड विद वन पर्सन। तो नेचुरली फिर इस टाइप की अगर पोजीशन है तो वो भी जो है बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो इसलिए कहते हैं कि कारक अगर शादी के घर में बैठता है तो उसका नुकसान करता है, शादी में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और आठवें भाव से हम देखते हैं कि आठवां भाव अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है मैलिफिक प्लैनेट से तो शादी नहीं चलने देता जो है। और आठवें भाव से ही हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी देखते हैं, जो भी एक आजकल शादियों में सबसे ज्यादा समस्या का कारण भी है। तो उसी से हम एट्थ हाउस को से एग्जामिन करके हमें पता लग जाता है कि जो नेटिव है या जो व्यक्ति है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व तो नहीं होगा। इसके अलावा भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन, या आजकल आप देखेंगे मंगल शुक्र राहु या मंगल शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन भी बहुत मिलता है। और वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ऐसे लोग दे आर नेवर ट्रस्टवर्दी टू द अपोजिट सेक्स, वो अपोजिट सेक्स को हमेशा धोखा देते हैं और शादियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये कहा ज्योतिष में कि आप ऐसे फैक्टर को एग्जामिन करिए कि जो इंडिकेट करते हो कि कोई सेपरेशन या डाइवोर्स तो नहीं है। और जब आप ये देख लेते हैं कि सेपरेशन डाइवोर्स वाले कोई फैक्टर नहीं है, अर्थात इन लड़के लड़की को इकट्ठा रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या इकट्ठा रह सकते हैं, रह पाएंगे, तब कहते हैं कि नाउ यू एग्जामिन द कॉम्पेटेबिलिटी। नाउ यू एग्जामिन द कंपेटेबिलिटी। अब देखिए कि आपस में कंपेटेबिलिटी कैसे होगी। और कंपेटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तब गण मिलान का प्रश्न उठता है। गण मिलान का जैसे आपने सुना होगा, मांगलिक दोष का सुना होगा, ये सारे प्रश्न हमारे ऊपर आते हैं। अब जहां तक कंपेटेबिलिटी का सवाल है, गण मिलान का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा और बहुत अच्छी तरह बताना चाहूंगा कि ये जो सिद्धांत है हमारा, ज्योतिष का प्रिंसिपल है गण मिलान का, ये कितने वर्ष पहले बना था। हजारों साल पहले जब ज्योतिष शास्त्रों की रचना हुई तब ये गण मिलान का सिद्धांत बना। उस टाइम जो शादी थी उसमें डिमांड कुछ और थी, हमारी सोसाइटी बिल्कुल अलग थी, और था उस टाइम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी। और उस टाइम जो फीमेल होती थी उनका फैमिली मैटर्स में कोई से नहीं होता था, और ना ही उनको बोलने दिया जाता था। उनका सिर्फ ये था कि घर में रहें और घर की देखभाल करें, इसके अलावा उनका कोई फैमिली मैटर में रोल नहीं हुआ करता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गन मिलान बनाए गए थे कि ऐसा देखिए कि लड़की किसी तरह से फैमिली में हावी ना हो, लड़की ज्यादा कैपेबल ना हो, लड़की चुपचाप जो भी उससे कहा जा रहा है वो सह सके। और आज
सोसाइटी पूरी तरह बदल गई है। आज मेल डोमिनेशन की हम बात नहीं करते, आज हम बात करते हैं इक्वालिटी की। और जितनी भी जो फीमेल हैं ज़्यादातर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती हैं। तो सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। और जो पर्पस था गन मिलान का हजारों साल पहले, वो पर्पस आज नहीं है। तो मैं यही कहता हूं कि आज जो गन मिलान है उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। और किसी तरह से भी जो हम कहेंगे ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड सिस्टम है, और हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी जैसे मैंने कहा कि 95% लोग सिर्फ गन मिलान के बेसिस पर शादी करते हैं। और शादी के बाद जो प्रॉब्लम होती है उसमें सिर्फ ज्योतिष को ही दोष दिया जाता है, इस ज्ञान को दोष दिया जाता है। मैं कहूंगा इस ज्ञान का कोई दोष नहीं है इसमें। हॉरोस्कोप मिलाना कोई आसान काम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपको पहले लॉन्गेविटी देखनी है, फिर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ देखना है, फिर फैक्टर देखने हैं, कोई सेपरेशन डाइवोर्स तो नहीं इंडिकेट कर रहा है। और ये देखना आसान काम नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। और ये कोई बहुत ही ज्ञानी ज्योतिष है वो ही कर सकता है, नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट एक्चुअली। हम लोग वही करते हैं कि अपने आप ही सॉफ्टवेयर में, जैसे मैंने कहा कि फीड करके डाटा अपने आप ही निकाल लेते हैं। ज्योतिष के पास जाते भी नहीं, और जाते भी हैं तो हम उन्हीं ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि ज्योतिष में कि ये जो हॉरोस्कोप मैचिंग क्या है। और मैं आपसे आज यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो शादियों के बाद जो समस्याएं होती हैं हम लोग रोज देखते हैं, और बहुत विकट समस्याएं होती हैं। लड़के लड़कियां दोनों बहुत परेशान होते हैं शादी के बाद जो है, और सारा दोष इनका ज्योतिषियों के ऊपर मढ़ दिया जाता है। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप फैमिली में जब भी हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करें, किसी भी लर्नेड या ज्ञानी ज्योतिष को कंसल्ट करें। आप ऐसे ज्योतिषों के पास ना जाएं जो कि सिर्फ आपको गन बता रहे हैं। और गन जैसे मैंने कहा कि टोटली इरेलीवेंट है, टोटली ऑब्सोलीट सिस्टम है, टोटली आउटडेटेड सिस्टम है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है आज के आजकल की दुनिया में जब हम हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं। और यही हमारा आई थिंक एक दुर्भाग्य है कि 95% लोग भारत में अभी भी उसी गन मिलान के बेसिस पर शादी का निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक बहुत गलत बात है। हम अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं, और जानबूझ कर भी हम ऐसे ज्योतिष के पास नहीं जाते जिसको कि ज्ञान हो। और अगर ज्ञान जिसको है ऐसे ज्योतिष के पास जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हॉरोस्कोप मैचिंग होगा तो उसके बाद शादी में कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए आती है कि हम सिर्फ गन मिलान और मांगलिक दोष के बेसिस पर निर्णय लेते हैं। और मैं मांगलिक दोष की भी चर्चा करना चाहूंगा ऑफ कोर्स अगले कार्यक्रम में, कि उसका भी क्या रेलेवेंस है। आप देखेंगे आपको भी बहुत ताज्जुब होगा कि उसका आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है। और गन मिलान में जो हम बातें करते हैं, मैं फिर भी बता दूं आपको कि टोटल 36 या 36 गन होते हैं, और उसमें हम 8 एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं। सबसे पहला होता है कि वर्ण। वर्ण हम देखते हैं लड़के लड़कियों का। और वर्ण जो है, जैसे कि पहले सोसाइटी थी, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वो कास्ट के बेसिस पर नहीं था, दैट वाज बेस्ड ऑन द योर कैपेबिलिटी। And Brahmins were supposed to be the most intelligent people, most learned people, and they were the people who used to study all the shastras. तो बहुत नॉलेजेबल लोग हुआ करते थे। उसके बाद क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। और जो हम मैचिंग करते हैं इसमें एक ही हम 36 में से एक गन देते हैं, और उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि लड़की की कैपेबिलिटी लड़के के कैपेबिलिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वही जैसे मैंने कहा कि मेल डोमिनेशन। सेकंड था वश्य, वश में रहना, लड़की लड़के के वश में रहे। तीसरा है तारा। तारा इंडिकेट कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लाइफ में या मैरिड लाइफ में आने वाली विपत्तियां। फिर था योनि। योनि को 4 गुण दिए गए थे 36 में से, और योनि का पर्पस होता था सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी।
फिर था मैचिंग ऑफ मून, लॉर्ड ऑफ मून साइंस, जो चंद्र राशियां हैं उनके स्वामियों का आपस में मैचिंग करना। फिर था गण मिलान, गण जो है देव मनुष्य राक्षस गण हुआ करते थे। तो देव वर सपोज टू बी सात्विक या हर तरह से अच्छे अच्छे, मनुष्य वॉज राजसिक, ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, और डेमन वॉज राक्षसी प्रवृत्ति होती थी कि ऑल ऑल बैड एक्चुअली, मीन एंड सेल्फिश। तो उसमें भी यही था कि लड़के का गन जो है वो बेटर होना चाहिए लड़की के गन से। ऐसा ना हो कि लड़का देव या मनुष्य हो और लड़की राक्षस हो, वो भी एक प्रॉब्लम का कारण बन सकती थी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। और उसके बाद लास्ट में हम अ, नाड़ी दोष हम देखते हैं। और नाड़ी दोष जैसे कहा कि उसका कुछ रेलेवेंस हो सकता है, क्योंकि बेसिकली जैसे आजकल हम लोग वात पित्त कफ नाड़ी होती हैं, वात पित्त कफ प्रधान मनुष्य या स्त्रियां होती हैं, तो वो कुछ हेल्थ को या आपस में जो ट्रिवियल मैटर्स में भी आपस में जो मतभेद होता था उसको रिप्रेजेंट करते थे, और कुछ हद तक वो हस्बैंड वाइफ की या बच्चों की हेल्थ को भी इंडिकेट करता था। तो ये 8 चीजें हैं, और जैसे मैंने कहा कि आज के टाइम में इसमें से कोई भी चीज रेलेवेंट नहीं है, और टोटल जो गन मिलान का सिस्टम है ऑब्सोलीट हो गया है। और मेरी अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शादी का निर्णय लें तो कृपा करके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, पढ़े लिखे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। भले ही हो सकता है कि शायद हम लोग फाइनेंस की वजह से या जस्ट टू अवॉइड, या हमारे एक माइंड सेट बना हुआ है कि ज्योतिष तो वही है, और फैक्ट ये है कि ऐसे लोगों को नॉलेज नहीं होती है, वो आपको मिसगाइड करते रहेंगे, आप मिसगाइड होते रहेंगे, और इसकी वजह से आप अपनी वजह से अपने बच्चों को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो मेरा जो पर्पस था आज का, यही बताने का था कि जो हॉरोस्कोप मैचिंग है वो गन मिलान नहीं है, इट इज मच मोर देन गन मिलान। एक बहुत ही एक मुश्किल काम है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए, उसके लिए बहुत समय भी लगता है, 1 दिन का 2 दिन का। अगर आपको अच्छी तरह से हॉरोस्कोप की एनालिसिस करनी है तब जाकर आप जो है अच्छी तरह से वो कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा उद्देश्य यही था, और मैं अगली बार कुछ मांगलिक दोष के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि जो जिन चीज़ों से आप अभिज्ञ हैं या जिनकी नॉलेज नहीं है वो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रेलेवेंट हैं, कितने इरेलेवेंट हैं आज की सोसाइटी में। और आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा भी है, कुछ सीखने की इच्छा भी जाहिर की है इस ज्ञान को। मुझे बहुत अच्छा लगता है और सिखाने में भी बहुत अच्छा लगता है कि एक अवेयरनेस आनी चाहिए, और इस ज्ञान का जितना हम उपयोग कर पाते हैं अपनी लाइफ में वो नेचुरली हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं, और इस ज्ञान का हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी अगर कुछ रुचि रखते हो इस नॉलेज को सीखने के लिए, तो आप नारा संचार में कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा जो टेलीफोन नंबर है वो है 9810 999 050, 9810 999 050। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी अगर रुचि होगी इस ज्ञान को सीखने में, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि ज्ञान का अगर जो भी नॉलेज आप लेंगे उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपकी लाइफ को बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, लाइफ बहुत बेहतर होगी। और यही मैं कहता हूँ कि ये सेल्फ मैनेजमेंट के लिए इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।